उस घर में कुछ तो गलत था, क्योंकि हत्या होने से पहले ही वहाँ अजीब चीजें शुरू हो चुकी थी। पैरों के निशान, अजीब आवाजें, गायब चाबियाँ और अटारी में किसी के चलने की आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात, घर का मालिक ये सब नोटिस कर रहा था, फिर भी उसने फार्म हाउस छोड़ने से मना कर दिया। शायद उसे लगा ये सब उसका वहम है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई पहले से ही उस घर में मौजूद था। यह वीडियो एक सच्ची ऐतिहासिक अपराध घटना पर आधारित है। इसमें हत्या, हिंसा और परेशान करने वाली घटनाओं का वर्णन है। कुछ दर्शकों को विवेक की सलाह दी जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल कहानी, जानकारी और घटनाएं, इंटरनेट सोर्स, पुराने रिकॉर्ड और दूसरे मौजूद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा की गई है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या हार्मफुल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करते। बात है 1922 की। जर्मनी का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, घना जंगल और एक आइसोलेटेड फार्म हाउस जिसका नाम था हिंटरकाइफेक। एक ऐसा घर जो आने वाले समय में हिस्ट्री के सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में बदलने वाला था। जर्मनी के बावेरिया क्षेत्र में मौजूद था हिंटरकाइफेक फार्म हाउस। ये फार्म हाउस आसपास के गांव से थोड़ा दूर था। घर में रहते थे 6 लोग। एंड्रियास ग्रूबर, उसकी वाइफ मिसेस ग्रूबर, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया के 2 बच्चे कैजिलिया और जोसेफ, और नई मेड मारिया। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल फार्मिंग फैमिली लगती थी, लेकिन अंदर का माहौल नॉर्मल नहीं था। एंड्रियास ग्रूबर गांव में एक स्ट्रेंज आदमी माना जाता था। उसके बारे में डिस्टर्बिंग रूमर्स थे। ऐसी अफवाहें भी थी कि असल में जोसेफ का असली पिता एंड्रियास ही था। विक्टोरिया और एंड्रियास को एक बार गिरफ्तार भी किया गया था, जब यह पता चला कि उन दोनों के बीच आपस में ही यौन संबंध थे। इस बात की वजह से वहाँ के कई लोग उस परिवार को नापसंद करने लगे थे। लेकिन उस समय गांव में लोग दूसरों के फैमिली मैटर्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, और शायद यही साइलेंस आगे चलकर ट्रेजिडी बन गई। मर्डर्स के कुछ दिन पहले मार्च 1922 के आखिर का एक ठंडा दिन था, और पिछली रात आए सर्दियों के तूफान की वजह से जमीन पर बर्फ की चादर बिछ गई थी। सुबह सुबह ग्रूबर ने देखा कि फार्म के मशीन रूम का दरवाजा खुला हुआ है। उसका ताला टूटा हुआ था और बर्फ पर पैरों के निशानों की एक कतार दरवाजे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। ग्रूबर उन निशानों के पीछे चला और उसने पाया कि वे निशान जंगल की तरफ से आए थे। फार्म से बाहर की तरफ जाते हुए पैरों के कोई निशान नहीं मिले, यानी कोई चीज अंदर तो आई पर बाहर नहीं गई। ग्रूबर ने अपने परिवार से उन निशानों के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वे उस इलाके में गए थे। किसी घुसपैठ के होने के डर से ग्रूबर ने पूरे फार्म की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। इस घटना के बाद ग्रूबर के परिवार को अटारी से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वे उन आवाजों का कोई कारण ढूंढ नहीं पाए। उनके घर का कुछ सामान फार्म के अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ मिला। घर की चाबियों का एक जोड़ा गायब हो गया, और घर के अंदर एक ऐसा अखबार मिला जिसे परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं खरीदा था। एंड्रियास ने अपने पड़ोसी लॉरेंस स्लिटनबायर को इन सारी बातों के बारे में बताया। स्लिटनबायर ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक देने की पेशकश की, लेकिन एंड्रियास ने मना कर दिया। उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। वो अपनी रेपुटेशन की वजह से आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन जो भी था, उस डिसीजन की कीमत पूरी फैमिली ने चुकाई। 31 मार्च 1922 नई मेड मरिया फार्म हाउस पहुंची। उसकी सिस्टर उसे छोड़ने आई थी। मरिया नर्वस थी क्योंकि उसे फार्म हाउस के बारे में अजीब अफवाहें सुनी थी। पहले वाली मेड ने कथित तौर पर यह कहकर नौकरी छोड़ी थी कि फार्म हाउस हाउंटेड है। उसे रात में आवाजें सुनाई देती हैं। अटारी में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आती है। लेकिन मरिया गरीब थी, उसे काम चाहिए था, इसलिए वो रुक गई। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है, और ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उस रात आखिर हुआ क्या था, ये आज तक रहस्य है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने जो एविडेंस पाया, उससे एक हॉरिफाइंग सीक्वेंस सामने आया। लगता है किलर ने फैमिली मेंबर्स को एक एक करके बान में बुलाया, शायद किसी आवाज से, शायद किसी बहाने से। पहले एंड्रियास गया, फिर उसकी वाइफ, फिर विक्टोरिया, और फिर छोटी कैजिलिया। बान के अंदर उन चारों को ब्रूटली मार दिया गया। वेपन था एक कुदाल, यानी पिकैक्स जैसा एक फार्मिंग टूल। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग डिटेल अभी बाकी थी। छोटी कैजिलिया तुरंत नहीं मरी थी। सबूत बताते हैं कि वो कई घंटों तक जिंदा थी। उसके बालों के गुच्छे उसके हाथ में मिले, जैसे डर और दर्द में उसने खुद अपने बाल नोच डाले हों। कल्पना करो, अंधेरा खलिहान, चारों तरफ अपनों की लाशें, और एक छोटी बच्ची धीरे धीरे मौत का इंतजार करती हुई।
इस मंजर को सोचकर ही कलेजा अंदर तक कांप जाता है। बान में हत्या के बाद हत्यारा घर के अंदर गया। वहाँ मेड मरिया और 2 साल का जोसेफ मौजूद था। उन दोनों को भी मार दिया गया। अब फार्म हाउस में कोई जिंदा नहीं बचा था। लेकिन केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ऐसा लगता है किलर मर्डर्स के बाद भी फार्म हाउस में रुका रहा। एविडेंस के अनुसार जानवरों को चारा दिया गया था, किचन में खाना पकाया गया था, चिमनी की राख साफ की गई थी। यानी मर्डर्स के बाद कोई इंसान आराम से फार्म हाउस में रह रहा था, डेड बॉडीज के साथ कई दिनों तक। सोचो, रात का अंधेरा, ऊपर कमरों में लाशें और नीचे कोई इंसान खाना बना रहा है। ये डिटेल्स आज भी इन्वेस्टिगेटर्स को डिस्टर्ब करती हैं। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को फैमिली पब्लिक प्लेस पर दिखाई नहीं दी। चर्च मिस करना अनयूजुअल था, लेकिन असली संदेह तब हुआ जब छोटी कैजिलिया स्कूल नहीं पहुंची। नेबर्स को चिंता होने लगी। 4 अप्रैल 1922 को पड़ोसी लॉरेंस स्लिटनबायर ने अपने दोनों बेटों को ग्रूबर के परिवार का हालचाल जानने के लिए भेजा। जब वे घर लौटे तो उन्होंने स्लिटनबायर को बताया कि उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखा। स्लिटनबायर ने कुछ आदमियों का एक ग्रुप बनाया और जांच करने के लिए उस जगह पर गया। बार्न के अंदर उन्हें 4 लाशें मिली जो घास के नीचे दबी हुई थी और एक के ऊपर एक रखी हुई थी। एंड्रियास ग्रूबर उम्र 63 साल, उसकी पत्नी मिसेस ग्रूबर उम्र 72 साल, उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल उम्र 35 साल और सिजिलिया गैब्रियल उम्र 7 साल की पहचान जल्द ही मृतकों के रूप में हो गई। उन सभी का कत्ल किया गया था। वे घर के अंदर जांच करने गए और उन्हें 2 और लाशें मिली। विक्टोरिया का दूसरा बच्चा जोसेफ गैब्रियल उम्र 2 साल अपने पालने में मरा हुआ मिला। उसे पीट पीट कर मारा गया था। दूसरे कमरे में मेड मारिया उम्र 46 साल अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी, ठीक बाकी लोगों की तरह। आज अगर ऐसा मर्डर केस होता तो पूरा एरिया सील कर दिया जाता, लेकिन 1922 में फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस्ड नहीं थी। लोग फ्रीली क्राइम सीन में घूमते रहे, कई लोग बॉडीज के आसपास चलते रहे, कुछ ने चीजें छुई भी। इस वजह से बहुत सारे क्लूज डिस्ट्रॉय हो गए और शायद इसी कारण किलर कभी पकड़ा नहीं गया। वहां के कई लोगों को स्लिटनबायर पर शक होने लगा। यह बात सबको पता थी कि वह विक्टोरिया से शादी करना चाहता था। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उसने विक्टोरिया से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। स्लिटनबायर को लगता था कि जोसेफ उसी का बेटा है, लेकिन उसे बच्चे से मिलने की इजाजत नहीं थी। हालांकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि असल में जोसेफ का असली पिता एंड्रियास ही था। इन सब बातों के बावजूद स्लिटनबायर को गुजारा भत्ता देना पड़ा। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसी वजह से उसने उस परिवार की हत्या कर दी। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि उसे अपने परिवार की भी देखभाल करनी थी। हत्यारा कई दिनों तक उस फार्म पर रुका था और उसका परिवार इस बात की पुष्टि कर सकता था कि वह उस समय कहाँ था। एक और संदिग्ध जिसके बारे में लोगों ने अनुमान लगाया है वह था कार्ल्स गैब्रियल। कार्ल्स गैब्रियल विक्टोरिया का पति था, जिसके बारे में माना जाता था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ट्रेंच विस्फोट में उसकी मौत हो गई थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि गैब्रियल असल में उस घटना में बच गया था और जब वह वहां मौजूद नहीं था तब उसे जोसेफ के जन्म के बारे में पता चला। हालांकि यह हत्या के पीछे का एक मकसद तो बताता है, लेकिन यह विचार बहुत ही मनगढ़ंत लगता है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कार्ल युद्ध के दौरान जीवित बच पाया था। एक बात जो इस थ्योरी को गलत साबित करती है वह यह है कि कुछ ऐसे सैनिक भी थे जिन्होंने गैब्रियल्स के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपनी आंखों से कार्ल्स को मरते हुए देखा था। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि किलर कोई आवारा था या शायद कोई मेंटली अनस्टेबल बाहरी व्यक्ति, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फार्म हाउस के स्ट्रक्चर और रूटीन इतनी अच्छी तरह जानने वाला ही इतने शांति से ये हत्याएं कर सकता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कई दिनों तक वहाँ छिपा रहा, यानी उसे पता था उस फार्म हाउस में सरवाइव कैसे करना है। कुछ इन्वेस्टिगेटर बिलीव करते हैं कि किलर मर्डर्स से पहले ही फार्म हाउस में छिपा हुआ था। याद करो, फुटस्टेप्स, मिसिंग कीज, एटिक नॉइज, अननोन न्यूज़पेपर,
ये सब साइन उसी तरफ इशारा करते हैं। कल्पना करो, फैमिली नीचे अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी और ऊपर अटारी में कोई इंसान उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, सबके सोने के बाद उनके कमरे में जाता था, उनकी चीजें यूज करता था दिनों तक, शायद वीक्स तक, और फिर सही समय का इंतजार कर रहा था। यही वजह है कि हिंटरकाइफेक केस आज भी इतना डिस्टर्बिंग लगता है। ये सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये इन्वेजन और सेफ्टी का डर है, अपने ही घर में अनजाने में किसी और के साथ रहने का डर। जर्मन पुलिस ने सालों तक केस सॉल्व करने की कोशिश की, सैकड़ों संदिग्धों की जांच की गई, दशकों बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम करते रहे। 2007 में जर्मन पुलिस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने मॉडर्न एनालिसिस के साथ केस रिव्यू किया। उन्होंने कथित तौर पर एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई भी किया, लेकिन नाम पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि सस्पेक्ट तब तक मर चुका था। ऑफिशियली हिंटरकाइफेक मर्डर्स आज भी अनसॉल्व्ड हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एक से ज्यादा किलर्स थे क्योंकि 6 लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ बान का सेटअप सजेस्ट करता है कि विक्टिम्स इंडिविजुअली अंदर गए थे, यानी शायद उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब है किलर कोई ऐसा हो सकता था जिस पर फैमिली ट्रस्ट करती थी, कोई फैमिलियर फेस, कोई नेबर या कोई नोन पर्सन। केस की एक और मिस्ट्री थी छोटा जोसेफ। उसके जन्म को लेकर अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे वो एंड्रियास का बच्चा था, कुछ कहते थे लॉरेंस का। उस समय गांव में बदनामी की अफवाहें बहुत फैली हुई थी और इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव करते थे कि फैमिली टेंशन इस केस का बड़ा मोटिव हो सकता है, और यही चीज इस केस को दशकों बाद भी जिंदा रखती है। हर थ्योरी मुमकिन लगती है, लेकिन कोई पूरी तरह फिट नहीं बैठती। जब इन्वेस्टिगेटर्स फार्म हाउस पहुंचे तो उन्होंने कुछ अनसेटलिंग चीजें नोटिस की। बॉडीज को पार्शियली कवर किया गया था, जैसे किलर ने उन्हें देखकर अनकंफर्टेबल महसूस किया हो, या शायद उसके अंदर विक्टिम्स के लिए कुछ इमोशनल कनेक्शन था। जानवर शांत थे, उनका पालतू कुत्ता जिंदा था, रसोई व्यवस्थित थी। ये रैंडम साइको किलिंग जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान मर्डर्स के बाद भी इमोशनली फार्म हाउस से जुड़ा हुआ था। आज एक सदी बाद भी 1922 की उस ठंडी रात में हिंटरकाइफेक फार्म हाउस के अंदर आखिर क्या हुआ था, ये शायद कभी पूरी तरह पता नहीं चलेगा। किलर कौन था? क्या वो एटिक में छिपा था? क्या फैमिली उसे जानती थी? क्या मर्डर्स पर्सनल थे? इन सवालों के जवाब आज भी धुंध में खोए हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, हिंटरकाइफेक सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये उस डर का नाम है जब आपका घर, जो दुनिया का सबसे सेफ जगह होना चाहिए, धीरे धीरे एक ट्रैप बन जाए। और शायद सबसे चिलिंग थॉट यही है कि विक्टिम्स को खतरे के संकेत मिल रहे थे बार बार, फिर भी वो फार्म हाउस में रहने को मजबूर थे, क्योंकि इंसान अक्सर खतरे को अनदेखा करता है। हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, शायद वहम है, कल देखेंगे। लेकिन कई बार रियल हॉरर धीरे धीरे आता है, और जब तक हमें उसकी गंभीरता समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको इस केस की एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रियल मिस्ट्री कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।